सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB दैट इज़ रिविजन बैच। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले लेक्चर में जो हमारा पॉलिटी का था उसमें हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, संविधान को बनाया था। देन कल जो हमारा सेकेंड लेक्चर था उसमें हमने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल एंड शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे। अब यहाँ से हम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। इसको आप रिलेट कर सकते हैं जैसे एक हमारी बुक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी तो हमारी एक बुक है विच इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी वर्ल्ड, नॉट एनी वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड, मतलब किसी भी कंट्री का सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का। और इसीलिए अगर आप हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था, एलिफेंट था। एलिफेंट जो हमारा इतना बड़ा जानवर होता है इसीलिए, ठीक है। तो जरा कमेंट में आप कुछ चीज़ें बताइए, ठीक है। आपसे पूछते हैं, जरा बताइए 42nd अमेंडमेंट से प्रियम्बल में कौन से वर्ड ऐड किए गए थे, जस्टिस कितने तरीके का दिया हुआ है, एंड कौन सा शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दी हुई है, और जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया है, संवैधानिक संशोधन, वो किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो जो बुक बनी है हमारी, अब जो भी बुक होती है जिसमें सर्टेन चैप्टर्स होते हैं, है ना, और चैप्टर में पेजेस होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि चैप्टर 1 पेज नंबर 1 से लेके 5 के बीच में है। तो बस जो चैप्टर है उसको आप रिलेट करिए पार्ट से, और जो पेजेस हैं उसको रिलेट करिए आर्टिकल से। तो जो हमारा पार्ट 1 है और 2 उसको आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 यानी कि चैप्टर 1। एक तरह से अगर हम देखें तो ये चैप्टर किस बारे में बात करता है, इसका टाइटल क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में ये बात करता है पार्ट 1। ये किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक है, यानी किस आर्टिकल से किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 के बीच में दिया हुआ है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 1। तो इसमें दिया है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। जो यूनियन है, यानी जो केंद्र है, उसका नाम और उसका टेरिटरी दिया हुआ है, उसका क्षेत्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले नाम दिया हुआ है आर्टिकल 1 क्लॉज ए में, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है, ध्यान रखना इसमें, इसका मतलब ये है कि इंडिया एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। ये अम्बेडकर जी ने बोला था, इसको फेडरेशन ऑफ स्टेट्स समझने की भूल ना करें। स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है कि स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया का फॉर्मेशन किया है, एंड हेंस दे डू नॉट हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। इसका मतलब ये है कि किसी का मन आया, जैसे तमिलनाडु जैसे राज्यों का कभी कभी मन मचलता रहता है कि भाई हम भारत से अलग हैं और चाइना का झंडा लगा के जो है मिसाइल वगैरह छोड़ते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये अम्बेडकर जी पहले ही बोल के गए हैं कि बेटा स्टेट्स लोग ये मत सोचना कि तुम इंडिया से बाहर निकल जाओगे, यू हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन बिकॉज इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो उन्होंने टाइप ऑफ पॉलिटी बताया अम्बेडकर जी ने। और फिर क्या है, ये तो हो गया नाम की बात, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दोनों बात उठी थी कि इंडिया नाम होना चाहिए कि भारत, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दोनों अडॉप्ट कर लिए। कुछ लोग बोले थे इंडिया, कुछ लोग भारत। वैसे कायदे से ये थोड़ा ज़्यादा ठीक होता है कि भारत पहले होता है, इंडिया बाद में होता है ना, भारत दैट इज़ इंडिया। खैर, स्टेट एंड टेरिटरीज स्पेसिफाइड, यानी कि इसमें टेरिटरी वगैरह स्पेसिफाइड है। टेरिटरी का मतलब क्या है यहाँ पे, टेरिटरी का मतलब एक तो टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे यूटीज़ की टेरिटरी की बात नहीं हुई है। तो टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, इसमें बात नहीं है जो फर्स्ट शेड्यूल में, क्योंकि जो फर्स्ट शेड्यूल हमने पढ़ा था इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आपका, हमने पढ़ा था टीयर्स ऑफ फोल्ड में। तो टी से क्या था, टेरिटरी, यानी नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, उनका क्षेत्र अधिकार कितना है, ठीक है। तो वो टेरिटरी ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट जितने भी इंडिया में हैं प्लस जो आपकी यूटी जो फर्स्ट शेड्यूल में, और अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, यानी कि जैसे पीओके वाला हिस्सा है वो तो खैर हमारा ही, मान लो कि पूरा पाकिस्तान ही हम कल को ले लेंगे इंडिया में, बांग्लादेश भी मान लो तो इंडिया में ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है, फर्दर जो टेरिटरीज हैं जिसको हम एक्वायर करेंगे, है ना, और अखंड भारत बनाएंगे इंशाल्लाह ठीक है। तो अदर टेरिटरीज जो हैं इनको एक्वायर करेंगे तो ये भी टेरिटरी ऑफ इंडिया का ही पार्ट होंगी। आर्टिकल नंबर 2 की बात करते हैं, अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 और 3 थोड़े से सिमिलर टाइप हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है सेम तो होंगे नहीं। ये बात करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि, और एक सेकेंड, आर्टिकल 3 इसकी बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो इसमें डिफरेंस क्या है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट में अंतर ये है कि अगर हमें कोई एक फॉरेन टेरिटरी एक्वायर करनी है, फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करना, जैसा अभी मैं बता रहा था कि पाकिस्तान पूरा लेंगे हम, ठीक है, तो ये आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करके हम ले सकते हैं। या फिर मान लेते हैं किसी यूटी को स्टेट बनाना पड़ गया। और आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 3 जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, मान लेते हैं कोई राज्य है, उसका एरिया चेंज करना है, बदलना है,
या फिर उसकी बाउंड्री चेंज करनी है या उसका नाम चेंज करना है। अब ऑल्टरिंग द बाउंड्री कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई राज्य है, उसको तोड़ के 2 राज्य, एक और नया राज्य बनाना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। सन 2000 में 3 नए राज्य क्रिएट किए गए। एक तो आपका उत्तराखंड, एक छत्तीसगढ़ और एक झारखंड। ये 3 ही। उत्तराखंड जिसको पहले उत्तरांचल नाम रखा गया, तो उत्तरांचल पहले था, अभी उत्तराखंड है, नाम बदला गया, तो नाम भी आर्टिकल 3 का यूज़ करके बदला गया होगा। यूके निकला किससे, यूपी से, इसका भी नाम पहले यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था उत्तर प्रदेश का। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश से निकला और झारखंड आपका बिहार से निकला। तो ये किस आर्टिकल का यूज़ करके निकले होंगे, आर्टिकल 3 का यूज़ करके, बिकॉज यही बोलता है कि अगर किसी स्टेट को बाइफरकेट करना है यानी कि तोड़ना है तो आप आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर किसी फॉरेन टेरिटरी से इंडिया में लाना है किसी टेरिटरी को, आप आर्टिकल 2 का यूज़ करेंगे यहाँ पे। और अगर नाम वगैरह भी चेंज करना, आर्टिकल 3, यानी कि एग्जिस्टिंग जो अभी है मौजूदा समय में कोई राज्य, उसके साथ अगर कोई आपको छेड़छाड़ करनी है, आर्टिकल 3 के पास जाइए। और अभी जो पार्ट नहीं है इंडिया का, उसको पार्ट बनाना, आर्टिकल 2 के पास जाइए। एंड जब भी आप आर्टिकल 2 या 3 के तहत कोई भी चेंजेस करेंगे इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे शैल नॉट बी डेल्ट एज एन अमेंडमेंट इन अंडर द आर्टिकल नंबर 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 4, बहुत सिंपल है। ये बोलता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 shall not be dealt as amendment under article 368, make sure to change। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखवा दूंगा, ठीक है। बड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इसको मत देखिए। सिंपल आर्टिकल 4 का मतलब ये है कि आप आर्टिकल 2 and 3 के तहत जो भी चेंजेस करेंगे उसको आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट डील नहीं किया जाएगा, बिकॉज इट इज़ द आर्टिकल नंबर 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद नंबर 368 है, जो किसकी बात करता है, जो पूरे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से अमेंडमेंट हो सकता है। तो 2 मेथड हमें बताता है अमेंडमेंट के। लेकिन एक और तरह का अमेंडमेंट होता है जिसको अनुच्छेद 368 के तहत अमेंडमेंट डील नहीं किया जाता, और वो अमेंडमेंट है अंडर दी सिंपल मेजॉरिटी। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये जो आप आर्टिकल 2 और 3 के तहत अमेंडमेंट करेंगे वो सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से करेंगे। और साधारण बहुमत वाले अमेंडमेंट को 368 के तहत अमेंडमेंट यानी संशोधन डील नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ चुका है कि आर्टिकल 368 में कितने तरह के अमेंडमेंट दिए हुए हैं, तो 2 तरह के अमेंडमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। अब एकदम से मेरे दिमाग में एक बात खटकी और उसको खटका देते हैं यहाँ पे खड़क सिंह की तरह, और वो ये है कि अभी मैंने चर्चा करी थी फेडरेशन की, और कल भी मैंने चर्चा करी थी फेडरेशन की, कि इंडिया का जो फेडरेशन है इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। और ये चीज़ हमने कहाँ से बोरो करी है, ये आप कमेंट में बताएंगे कि फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सी से सेंटर, और सी से कौन सा देश होता है। तो फेडरेशन, ध्यान रखना, इस पर कुछ लोगों ने कमेंट्री करी थी। एक लोगों ने बोला था इंडिया के फेडरेशन को कि क्वाज़ाई फेडरल है, और ये क्वाज़ाई फेडरल किसने बोला था, ये बोला था केसी वेरे ने। और एक लोग और थे जिन्होंने इसको बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कि सभी स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करते हैं यूनियन के साथ, ये बोला था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। तो ये कुछ कमेंट्री भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। इसमें नहीं तो जैसे अभी आपका कुछ और एग्ज़ाम होते हैं, जैसे अभी आई थिंक कल परसों में DDA का एग्ज़ाम हुआ कल ही, ठीक है। तो स्टूडेंट एकदम मचा के आए, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, SSC CGL और उसके लेवल का, आप एकदम ठीक है तगड़ा रगड़ के आएंगे एग्ज़ाम को। 1959 में क्या हुआ, बेरूबारी यूनियन केस हुआ था, जिसमें कि इंडियन टेरिटरी, अब बात ये आई कि मान लेते हैं कि ठीक है बाहर से टेरिटरी लाना है तो उसको तो हम सिंपल मेजोरिटी से ला सकते हैं, कोई बिना लॉजिक। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये कि बिल्कुल ही साधारण बहुमत, वो हम देखेंगे, इसका मतलब होता है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना। जो भी सदन है उसमें 2/3 लोग प्रेजेंट और वोटिंग उस दिन आए हों और वोटिंग कर रहे हो, यानी कि आसानी से वो बिल पास हो जाता है। लेकिन मान लेते हैं भारत का कोई हिस्सा किसी का मन आया सरकार का कि भारत का हिस्सा किसी दूसरे देश को दे देना, तो ये बात बेरूबारी यूनियन केस में उठी, जहाँ आप इसने बोला इंडियन टेरिटरी इट हैज़ टू बी गिवन टू अ फॉरेन टेरिटरी, आर्टिकल 368 इज एप्लीकेबल, यानी कि आपको अनुच्छेद 368 के तहत अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और ये इतना आसानी से नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से बात नहीं बनती है, स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए सन 2014 में जब इंडो बांग्लादेश, दैट इज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जहाँ पे सर्टेन एनक्लेव्स यानी सर्टेन टेरिटरी हमने अपनी इनको दी और बांग्लादेश ने अपनी कुछ सर्टेन एनक्लेव्स हमें दी। क्यों? क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट हमें सेटल करना था हमेशा के लिए। तो जो हमने टेरिटरी ली वो तो सिंपल मेजोरिटी से ले ली, लेकिन जो दी उसके लिए हमने 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा। इंडियाज फ्यू पार्ट्स टू बांग्लादेश बाई स्पेशल मेजोरिटी, बांग्लादेश फ्यू पार्ट्स टू इंडिया बाई सिंपल मेजोरिटी, सिंपल, ठीक है। अच्छा, 101 जो अमेंडमेंट है वो किससे डील करता है, और अभी रिसेंटली कौन सा है 106, जो किसके बारे में बात करता है, जो हमारी वेमेंस को 33% रिजर्वेशन देने की बात कही गई है, वो उससे डील करता है, ठीक है। 106 अमेंडमेंट। चलिए अब कहाँ चलते हैं कहीं घूमने, लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमीशन। मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में ये बात उठी कि क्यों ना लैंग्वेज के बेसिस पे, अभी ये बात किसने उठाई, ये लोगों ने ही बात उठाई,
ये लोगों ने बात उठाई कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म किया जाना चाहिए। जैसे अभी भी मांग उठती रहती है, जैसे तमिलनाडु तो बोलता है कि हमें एक अलग, हमें तो निकाल ही दो, हम भारत में ही नहीं रहना चाहते तमिलनाडु जैसे देश तो स्टेट्स तो ठीक है। और जैसे पंजाब में अलग से वो खालिस्तान बनाने की मांग करते रहते हैं। तो ऐसे ही पहले भी लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर ये बनने का मांग उठी थी। तो इसके लिए कमीशन बनाया गया कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस तुरंत ही। एस के धर जी की एक चेयरमैनशिप में कमीशन बना 1948 में कि भाई लिंग्विस्टिक्स बेसिस पे स्टेट बनने चाहिए कि नहीं। तो एस के धर कमीशन ने बोला कि बिल्कुल नहीं, ठीक है। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने बोला कि स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी प्रशासनिक सुविधाजनक के अनुसार इसको स्टेट्स को बनाना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पे। सेम अगेन प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहे इस कमीशन के बाद, ठीक है। लोग और भड़क गए तो जेवीपी कमेटी का गठन हुआ। जेवीपी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जेवीपी। ये भी 1948 बनी और इसने भी स्टेट शुड नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि इसने सेम चीज़ कंफर्म करी जो एस के धर जी ने बोली। अगेन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट और बढ़ गया, जिसकी वजह से खासकर आंध्र प्रदेश जो स्टेट था, आंध्र प्रदेश में चल रहे थे प्रोटेस्ट। और उसमें जो लीड कर रहे थे इसको पोट्टी श्रीरामुलू जी, जैसे ही अन्ना हजारे टाइप थे। तो ही डाइड ड्यूरिंग फास्ट इनटू डेथ, यानी कि ये फास्ट इनटू डेथ में थे कि हमें तो आंध्र प्रदेश अलग से चाहिए। 56 दिन के फास्ट के बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो और भयंकर उग्र हो जाते हैं क्या वहाँ पे प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से मजबूरन सरकार को बनाना पड़ता है एक नया राज्य, और वो आंध्र प्रदेश बनता है भारत का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी कि भारत का पहला भाषा के आधार पे बनाया गया हुआ राज्य। ये बनाया जाता है इन द ईयर 1953। ये सारे इवेंट्स 1953 में ही हो रहे थे। और ये तेलुगु स्पीकिंग जो एरियाज़ थे वो निकल के सामने आए, किससे, तमिलनाडु से निकाले गए और यहाँ पे आंध्र प्रदेश का क्रिएशन किया गया। अब यहाँ पे एक और कमीशन बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि ये वही है कि मान लो कि ये 3-4 बच्चे हैं, उनमें से सारे रो रहे हैं, उनमें से आपने एक को टॉफ़ी दे दी, तो ऑब्वियस बात है बाकी और ज़ोर से रोएंगे अभी। तो बाकी और मांग उठने लगी, तो फजल अली कमीशन का यहाँ पे गठन किया गया आंध्र प्रदेश के क्रिएशन के बाद दिसंबर 1953 में। मेंबर कौन थे? फजल अली ऑब्वियस ये बात है चेयरमैन होंगे, बिकॉज चेयरमैन के नाम पे कमीशन का नाम पड़ता है। 3 लोग थे, फजल अली, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्या, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनने चाहिए, उन्होंने बोल दिया बनने चाहिए। लेकिन ही रिजेक्टेड, और दिस कमीशन रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, कि एक भाषा एक राज्य। ये थ्योरी इन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दी, क्योंकि अगर इसको एक्सेप्ट कर लेते, अगर ये मान लेते, तो भाई भारत के कितने टुकड़े होते, कितने राज्य होते, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि जगह जगह पे नई लैंग्वेज निकल के आ जाती। तो इसने ये थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और इसकी रिकमेंडेशन पे पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसके तहत काफ़ी सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, क्रिएट किया गया, यूटी से स्टेट बनाया गया। तो ये वो है हमारे स्टेट, ठीक है। आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, ये सब लिखा हुआ है। इसको हम ट्रिक से याद किए थे, और वो ट्रिक क्या थी, इस तरह से आम, ठीक है, आम, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, मतलब परमानेंट उससे लिख देता हूँ, आम, ठीक है, गुनाह है, ठीक है, मैम, ठीक है, मैं तुस्सी, ठीक है, तुस्सी, गाँव, ठीक है, गाँव से गोवा, और से अरुणाचल, मजे लो, ठीक है, मजे से क्या हो जाएगा, मिज़ोरम। तो आ से हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, जो कि 1951 नवंबर 1956 में क्रिएट होता है। महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में क्रिएट होते हैं। नागालैंड, तो ऑर्डर तो एटलीस्ट याद हो जाएगा, आम, गुना है, मैम, तुसी, गौर, मौजलो से। तो ये है कि भाई मान लो कि आपको गुजरात पता है, तो आपको पता है कि भाई हरियाणा जो है इसके बाद ही बना है, महाराष्ट्र इसके पहले बना है ना। नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल 1971, पहले ही यूटी हुआ करता था, यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, फिर बाद में स्टेट बना। मेघालय 1972 नहीं, मेघालय 1971 होगा, ठीक है। और आपका मणिपुर और त्रिपुरा 1972, सॉरी इसमें 1971 नहीं है, और पहले फॉर्म हुआ था 1970 में, ठीक है, एक सेकेंड, 1970 में फॉर्म हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल 1970 को। और ये 20 वैसे डेट तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 21 जनवरी, जैसे कि थोड़ा सा महाराष्ट्र और गुजरात का इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन ये फॉर्म हुए थे फर्स्ट में, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं सिक्किम की अगर बात करें तो ये फॉर्म हुआ था 16 मई, ठीक है, 16 मई 1975। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ईयर अच्छे से याद रखना, 1975। और ये इसके पीछे का थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंस हो जाता है, बिकॉज इसको क्रिएट करने के लिए, बिकॉज ये पहले इंडिया का टेरिटरी नहीं हुआ करता था। अब जैसे मैंने तुम्हें आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 पढ़ाया, तो उसके एग्जाम्पल मैंने कोट किए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, है ना। आर्टिकल 2 के भी एग्जाम्पल मैं तुम्हें कोट कर देता हूँ यहाँ पे, कि कौन कौन से ऐसे टेरिटरीज थे जिनको हमने एक्वायर किया। जैसे कि आपका पहले जो गोवा है,
गोवा है, दमन और दीव है, ये पहले पोर्चुगीज़ टेरिटरी हुआ करती थी। तो उनको पोर्चुगीज़ से हमने कैसे छिनाया? 1961 में ऑपरेशन विजय रन किया था, है ना, और पोर्चुगीज़ को यहाँ से भगाया। तो इसीलिए हम बोलते हैं पोर्चुगीज़ सबसे पहले आए 1498 में, अगर आपको याद हो, वास्को डी गामा आया था, और सबसे आखिर में गए भी। फ्रेंच सेटलमेंट थे आपके पौंडीचेरी, ठीक है, कराईकाल, यनम, माहे, ठीक है, इन सब को हमने फ्रांसीसियों से इसको छुटकारा दिलाया, मतलब कि इसको इंडिया का पार्ट बनाया। तो ये क्या थे? ये पहले इंडिया का पार्ट नहीं थे, इनको देन इंडिया में इस्टेब्लिश वो इनको हमने फॉर्म किया, है ना। देन आर्टिकल 2 का हम इसमें सिक्किम को भी कोट कर सकते हैं। सिक्किम पहले चोग्याल डायनेस्टी के रूल में हुआ करता था, देन इसको हमने एक्वायर किया। तो ये आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 का तो मैंने आपको बता ही दिया ये, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें आर्टिकल 3 में, तो 2014 में आपको पता है 2 जून को क्रिएट हुआ था कौन? तेलंगाना। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था। क्योंकि अभी 2 जून निकल गया और ये 10 साल कंप्लीट किया। और ये था इसमें प्रोविज़न कि आंध्र प्रदेश से ये निकाला गया था, तो आंध्रा और तेलंगाना की कॉमन कैपिटल होगी हैदराबाद। अब 10 साल बाद आंध्रा को अपनी अलग से कैपिटल बनानी थी, लेकिन अभी तक आंध्र प्रदेश ने कोई कैपिटल बनाई ही नहीं। तो आंध्र प्रदेश इज़ दी ओनली स्टेट ऑफ इंडिया विदाउट एनी कैपिटल फ्रॉम 2 जून ऑनवर्ड्स, क्योंकि तेलंगाना के तो हो गई हैदराबाद। अब आंध्र ने तो अमरावती अपनी बनाने का प्लान किया था, जो अभी आप चंद्रबाबू नायडू का नाम सुन रहे होंगे, जो अभी बीजेपी से कोalition करके अभी सेंटर में, आपको पता है बीजेपी ने उनके साथ और मेनली नीतीश कुमार जी के साथ कोalition करके यहाँ पे अपना एनडीए का गवर्नमेंट फॉर्म किया है। तो उन्हीं ने ही सपना देखा था अमरावती को, लेकिन हुआ ये कि बीच में वो उनकी गवर्नमेंट चली गई, हार गए वो वहाँ पे। और जो नई गवर्नमेंट आई उसने अमरावती को एकदम ही देखा ही नहीं उसको, जिसकी वजह से एकदम खंडहर पड़ा हुआ है। और लेकिन अमरावती बनना ऐसा था कि भारत का कोई शहर, भारत की कोई कैपिटल ऐसी ना हो, लेकिन अभी ऐसा ही है, लेकिन इन अनदर सेंस, ठीक है। तो अभी आते हैं यहाँ पे सिक्किम। तो सिक्किम पहले चोग्याल डायनेस्टी के रूल में था, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया पहले। आर्टिकल अब क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा क्यों पूछता है? क्योंकि इसके लिए अलग से एक आर्टिकल क्रिएट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 2A अनुच्छेद नंबर 2 का। और 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 से इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला। देन अगले अमेंडमेंट 36 अमेंडमेंट ऑफ 1975 से कंप्लीट स्टेटहुड इसको दिया गया। गोवा की अगर बात करें तो इसको 1987 में क्रिएट किया गया। पहले देखिए इसको, अभी मैंने बताया 1961 में लिबरेट किया गया था, 1965 में इसको यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, अलॉन्ग विद गोवा, दमन, दीव सब मर्ज थे पहले। देन 1987 में इसको स्टेट बनाया गया, और दमन और दीव और वो सब अभी यूनियन टेरिटरी हैं आपके। और दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को मर्ज किया गया था कब? 2019 में। ये चीज़ ध्यान रखना, इसको 56th अमेंडमेंट से जो है स्टेटहुड दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश 1987 में क्रिएट हुआ था, मिजोरम भी 1987 में क्रिएट हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल 371 देख लेते हैं, जो कि स्पेशल कुछ राइट्स देता है कुछ स्टेट्स को, ठीक है। आर्टिकल 371, जैसे आर्टिकल 370 हमें अभी तक 2019 तक पढ़ते थे, अनुच्छेद 370, कि ये स्पेशल प्रोविजंस देता है किसको? द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 2019 का, तो जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी में बट गया, उसके बाद से इसको स्क्रैप कर दिया गया था। एंड आर्टिकल 35A जो राइट टू प्रॉपर्टी देता था वहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो भी हटा दिया गया। अब यहाँ पे आर्टिकल 371 में कुछ स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं, उनको पता होना चाहिए आपके बारे में। तो ये सब आपके दिखे हुए आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र गुजरात को, 371A नागालैंड को, B वाला असम को, C वाला मणिपुर को। तो इसको हम कैसे याद रखते हैं? तो इसके लिए मैंने भी आपको ट्रिक बताई थी, एंड दैट वाज इस तरह से याद करना है कि माता जी, ठीक है। सबसे पहले तो माता जी के चरण छू लो, उसके बाद एक लड़की से आप नाम पूछो, नाम क्या है तुम्हारा? तो वो लड़की क्या बोलेगी? वो बोलेगी आसमा, ठीक है, मेरा नाम आसमा है और मैं जी के पढ़ती हूँ परमार सर से, ठीक है, मज़ा आ जाता है एकदम, ठीक है। तो आर्टिकल 371 में क्या दिया हुआ है? महाराष्ट्र एंड गुजरात के स्पेशल प्रोविजन से डील करता है। आर्टिकल 371A डील करता है नागालैंड के स्पेशल प्रोविजन से, ठीक है, N से यहाँ पे नागालैंड है। 371B डील करता है A से आपका असम है, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू असम। आर्टिकल 371C डील करता है मणिपुर से, D डील करता है आंध्रा से, E डील करता है आंध्रा की यूनिवर्सिटी से, S सिक्किम, M मिजोरम, A अरुणाचल, G गोवा और K कर्नाटक। बस थोड़ा आपको अपने साइड से एफर्ट मारना पड़ेगा, एंड दैट इज़ कि ये ऊपर वाला A असम है, देन आंध्रा है, देन अरुणाचल है। जो 2 A एक साथ हैं वो ऑब्वियस सी बात है आंध्रा ही होगा, आंध्रा और आंध्रा की यूनिवर्सिटी। तो ऊपर असम है और नीचे अरुणाचल है, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। अब कोई भी आपसे पूछेगा आर्टिकल 371D में क्या है, तो आपको पता है भाई आर्टिकल 371D, तो 371A B C D नाम
आसमा जी के, ठीक है, इस तरह से देखा था हमने। तो ए तो आंध्रा, ठीक है, नाम आसमा, तो ई में क्या है, आंध्रा की यूनिवर्सिटी है। कुछ भी आपसे पूछ ले बस ABCD लिखना और नाम आसमा जी के, इस तरह से, ठीक है। और आर्टिकल 371 से स्टार्ट करें तो माता जी का आशीर्वाद लेते हुए, यानी महाराष्ट्र और गुजरात से डील करता ही है। ऑलराइट, अभी आते हैं पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का भाग 2, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंध्रा में 1 नवंबर 1956 लिखा हुआ है। तो सर अभी तो आपने बोला था 1953 में क्रिएट हुआ था, तो 1953 में एज अ लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट हुआ था, लेकिन फुल फ्लेजेड स्टेट क्रिएट हुआ था 1 नवंबर 1956 को, आफ्टर दी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बेसिस पे ही 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, संविधान संशोधन 7वां वाला 1956 में, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर जो 7 है उसको रिपील किया गया था, संविधान का जो भाग 7 है उसको हटाया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी आते हैं पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद दी दैट डील्स विद दी। और एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें, ये जो मैंने आपको आर्टिकल 2, 3 सब पढ़ाए थे ना, आर्टिकल 2, 3 ये सब, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, दैट इज़ कि इसमें जो भी चेंजेस है ना वो पार्लियामेंट करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई भी पावर नहीं है। जैसे मान लो कि स्टेट है एक यूपी, उसको तोड़ना है उत्तराखंड में, मान लो तोड़ा, या फिर उसका नाम चेंज करना है, पार्लियामेंट करेगा। ये मत समझना कि यूपी का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करेगा कि लो हमसे दान ले लो इतना, ठीक है, वो क्यों ही तोड़ेगा। तो ये सारा काम पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से कर रहा है, दैट मीन्स स्टेट कि ऐसा नहीं कि स्टेट की सहमति लेना ज़रूरी है। हाँ, पूछ सकता है कि भाई हम इस तरह से कर रहे हैं, बताओ, अपना राय दे दो। और इसको इस तरह का बिल लाने से पहले, आर्टिकल 2 और 3 बिल लाने से पहले लिखा होगा मैंने यहाँ पे, प्रेसिडेंट का परमिशन लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वही लिखा हुआ है, ठीक है। नो बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ऑफ द पार्लियामेंट अनलेस विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी जब बिल लाना होता है 2 और 3 वाला, तो इसको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से लाना होता है, ठीक है। और इसमें स्टेट को से बस सजेशन लिए जा सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। सिर्फ 2 ही तरह के ऐसे विधेयक या बिल होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन, सहमति चाहिए होती है। एक तो ये 2 और 3, और एक होता है मनी बिल, धन विधेयक हम पढ़ेंगे बस, ठीक है। तो अभी आते हैं सिटीजनशिप में। तो सिटीजनशिप ही इसको कौन रेगुलेट करता है, पार्लियामेंट ही सिर्फ रेगुलेट कर सकता है। एंड आर्टिकल 5 से 11 तक के बीच में इसके बारे में दिया हुआ है। ये हमारा चैप्टर 2 है जिसमें पेज नंबर 5 से 11 के बीच में दिया हुआ है। अब ये इंडिया में सिटीजनशिप किस तरह की है, सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई एक पर्सन एट द सेम टाइम 2 कंट्रीज़ का एक तो सिटीज़न नहीं हो सकता है। प्लस आप यहाँ पे ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे मेन वो बात नहीं है, ठीक है, 2 कंट्रीज़ का सिटीज़न नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो ऐसे ही नहीं हो सकता है, ज़्यादातर कंट्रीज़ ने इसको परमिट नहीं कर रखा है। लेकिन मेन इसका जो मतलब है वो ये है कि आपके पास एक ही नागरिकता है और वो है भारत की, ना कि अपने राज्य की भी आपके पास नागरिकता है। जैसे यूएसए में अगर बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो एक तो लोगों के पास यूएसए की सिटीजनशिप है, प्लस जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में, जहाँ भी रह रहे हैं, तो वहाँ की भी उनके पास नागरिकता है। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक नागरिकता है, ठीक है, इसीलिए सिंगल सिटीजनशिप। ये जो कॉन्सेप्ट हमने यूके दैट इज़ ब्रिटेन से बोरो किया है इसको। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हम देखने वाले हैं। लेट मी टेल यू, ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 5 में क्यों लीस्ट इंपॉर्टेंट अभी समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 5 में दिया हुआ सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान बना तो उस समय कैसे कोई भारत का नागरिक हो सकता है, क्योंकि उस समय तो बहुत इंपॉर्टेंट था। नए एक तरह से नए देश क्रिएट हुआ था, यहाँ वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो लोग यहाँ से यहाँ, यार मतलब इतना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था कि भाई सिटीजनशिप के प्रोविजंस को तुरंत ही लागू किया गया था। हमने देखा था 26 नवंबर 1949 को ही, वैसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, बट सिटीजनशिप के प्रोविजंस इमीडिएटली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो आर्टिकल 5 बोलता है कैसे सिटीजनशिप आप ले सकते हैं। एक तो शुड हैव अ डोमिसाइल, मैंडेटरी डोमिसाइल होना चाहिए यहाँ का आपके पास, और डोमिसाइल के अलावा कोई एक चीज़, या तो भारत में तुम्हारा जन्म हुआ हो, या तुम्हारे ईदर पेरेंट्स यानी कि मम्मी या पापा इंडियन ओरिजिन के हों, या फिर हु इज़ ऑन ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट 5 साल, या तो आप 5 साल भारत में रहो। ये तब जब कमेंस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तब। अब इसका कोई मतलब नहीं है। ये सारे, ठीक है, ये सारे तभी के हैं, अब इनका कोई मतलब ही नहीं है 5, 6, 7, 8, क्योंकि ये कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम के ये आर्टिकल्स हैं, यानी कि जब हमारा भारत का विभाजन हुआ था। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान,
जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं उनके सिटीजनशिप के राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। यानी देखिए यहाँ पे ये होगा आर्टिकल 6 में थोड़ा सा चेंजेस का, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू, ठीक है सही है हाँ, वो हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में रह रहे थे पहले, मतलब इस वाले पार्ट में रह रहे थे और अभी इंडिया में आ चुके हैं। 7 बात करता है कि यहाँ से चले गए थे पाकिस्तान, फिर वहाँ समझ में आया कि वहाँ तो गधे रह रहे हैं, तो फिर वहाँ पे से वापस आ गए, ठीक है, ये आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 बोलता है कि किसी और देश में अगर कोई रहे, ये सब जब कमेंस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन तब की बात है। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 9 बात करता है पर्सन्स वॉलेंटरली, यानी अपनी इच्छा से अगर कोई सिटीजनशिप ले लेता है किसी दूसरे देश की तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा, ये आर्टिकल 9 बोलता है, अनुच्छेद 9। 10 बोलता है कि कैसे किसी के जो सिटीजनशिप के राइट्स हैं वो कॉन्टिन्यू रहेंगे। कोई जैसे भारत का नागरिक है तो कैसे वो भारत का नागरिक रह सकता है आगे तक भी और उसके छीने नहीं जाएंगे जो राइट्स और सिटीजनशिप हैं, तो वो बात करता है आर्टिकल नंबर 10। और 11 बात करता है कि सिर्फ पार्लियामेंट को ही, देश की संसद को ही ये शक्ति है कि वो नागरिकता को लेकर कानून बना सकता है, इट कैन मेक लॉ रिगार्डिंग दी सिटीजनशिप। तो थोड़े से 9, 10, 11 इंपॉर्टेंट है, थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये तो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से डील करते हैं और बहुत ही बेसिक सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 5 बात करता है कि भाई सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 6 बात करता है कोई पाकिस्तान से भारत आया, कोई 7 बात करता है कोई भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आया है, ठीक है, और 8 बात करता है कोई दूसरे देश में रह रहा है। 9 बात करता है कि अगर आपने किसी देश की नागरिकता ले ली आपकी भारत की चली जाएगी। 10 कॉन्टिन्यूएंस। 11 पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है, क्लियर। अभी आते हैं किस पे, अभी आते हैं जो प्रेजेंट टाइम में एक एक्ट है पार्लियामेंट का, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जो डील करता है सिटीजनशिप प्रोविजन से। यानी कि अभी अगर हम किसी को भारत की नागरिकता लेनी है, छोड़नी है, तो ये आर्टिकल डील करता है उससे, जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कैसे कोई भारत की नागरिकता ले सकता है, तो बाई बर्थ या तो भारत में जन्म हुआ हो या बाई डिसेंसी। डिसेंसी का मतलब एक तरह से आप ऐसे समझ लो कि इसको बाई एंसेस्ट्री भी बोल सकते हो तुम, यानी कि तुम्हारे एंसेस्टर इंडिया के हैं, यानी कि बॉर्न आउटसाइड इंडिया बट जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो इंडियन सिटीजन हैं, जैसे वही है सिटीजनशिप बाई एंसेस्ट्री, तो ले सकते हो। और बाई रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हो गया कि आप इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी कि आपके मम्मी पापा इंडियन ओरिजिन के हैं, वो भारत के नागरिक थे पहले, वहीं उनका जन्म वगैरह हुआ था, लेकिन अभी उन्होंने नागरिकता किसी और देश के लिए रखी है, तो आपको 7 साल भारत में रहना होगा और आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। नेचुरलाइजेशन में होता है आपको 12 साल भारत में रहना होगा और आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। 12 साल कुछ इस तरह से कि जो पिछला वाला 1 साल है, एक तो 11 साल और जो पिछला 1 साल है उसमें पूरे साल आप भारत में ही रह रहे हो, भारत से यहाँ 11 साल में आप भारत से हो सकता है कभी किसी टाइम के लिए बाहर चले गए हो ज़रूरत के लिए, लेकिन पिछले वाले साल में बिल्कुल भी बाहर नहीं गए हो। और बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मान लेते हैं कि पूरे पाकिस्तान को कल अखंड भारत का हिस्सा बनाते हो तो पूरे पाकिस्तानी एकदम से भारतीय हो जाएंगे बिना किसी एक्ट और कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। लूज़ कैसे कोई कर सकता है सिटीजनशिप, रिनंसिएशन, वो खुद ही अपनी इच्छा से त्याग दे। बाई टर्मिनेशन, यानी कि तुमने सिटीजनशिप किसी देश की एक्वायर कर ली और बताया नहीं तो तुम्हारी सिटीजनशिप चली जाएगी। और डिप्रीवेशन का मतलब है तुमने गलत फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा के, मैल फंक्शनिंग करके, या फिर वॉर के समय अगर हमारी कोई कंट्री है, मान लो हमारा चाइना के साथ वॉर हो रहा है और तुमने चाइना की हेल्प करी, यानी एनिमी कंट्री की हेल्प करी, तो आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा, आपको भगा दिया जाएगा, इंडियन सिटीजनशिप सबको बेदखल कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में जो लेटेस्ट काफ़ी सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में, लेकिन जो लेटेस्ट वाला हुआ है वो 2029 में नहीं, ठीक है, 2019 में हुआ ये, ठीक है, 2019 में ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट हुआ है। और जिसके तहत 6 कम्युनिटीज़ से आने वाले 3 कंट्रीज से लोग, 6 कम्युनिटीज़ वो कौन कौन सी हैं, 6 कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट। तो ये जो 6 कम्युनिटीज़ हैं इनसे आने, और इसमें इसमें मुस्लिम्स नहीं है, ध्यान रखना आपको, इसमें मुस्लिम नहीं, और इसी वजह से इसका इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। तो इन 6 कम्युनिटीज़ से आने वाले लोगों को सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन में कुछ जो है छूट दी गई। छूट ये है कि अभी हमने देखा 12 साल अभी इनको रहना पड़ रहा है बाकी लोगों को, लेकिन इन 6 कम्युनिटीज़ के लोग जो इन 3 देशों से आएंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, इनको सिर्फ 6 साल भारत में रहना होगा और ये भारत के नागरिक हो सकते हैं, यानी 12 से 6 कर दिया गया इनके लिए। क्यों किया गया? बिकॉज ये माना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट लॉजिक ये है कि इनके खिलाफ काफ़ी अत्याचार होते हैं इन 3 देशों में, और ये 3 देश जो है प्रो मुस्लिम्स हैं, इसलिए मुस्लिम्स को यहाँ पे नहीं रखा गया है। लेक्चर हो गया यहाँ पर हमारा ख़त्म। कोई अगर डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, बाकी मिलते हैं। और इस लेक्चर का आपको जो माइंड मैप है, ठीक है, माइंड मैप का PDF वो आपको मिल जाएगा परमार SSC का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड क्विज़ वगैरह अटैम्प्ट करने के लिए आप क्विज़ ग्रुप को डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद सभी को, ठीक है। और वीडियो को शेयर वगैरह भी कर दिया करो, हैं, तुम्हारा मन नहीं होता शेयर करने का, हैं,
शेयर किया करो। जैसे ब्लड डोनेशन करने से आपकी बॉडी अच्छी होती है, आपका माइंड अच्छा होता है, वैसे वीडियो को शेयर करने से भी जो है पॉजिटिव वाइब्स आप अट्रैक्ट करते हैं, आपको पता नहीं है। ठीक है, तो शेयर करो उसको, जाओ।